केमिकल काइनेटिक्स समझने के लिए सबसे पहले नाम, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि नाम से मुझे मालूम होना चाहिए कि चैप्टर का मतलब क्या है। केमिकल का मतलब केमिस्ट्री है, केमिकल्स की स्टडी करने वाले, लेकिन काइनेटिक्स का मतलब होता है कि मोशन। इस बार केमिस्ट्री में मोशन इम्पॉर्टेंट है। अभी तक तो हम रिएक्टेंट्स को या प्रोडक्ट्स को उन पे ज़्यादा फोकस होता था, पर यहाँ हमारा फोकस केमिस्ट्री के मोशन से है, केमिकल्स के मोशन से है। मोशंस पे हम फोकस करने वाले हैं। अब देखना मोशन का फोकस, इसका मतलब क्या हुआ। जब मैं कहता हूँ कि मोशन पे फोकस करेंगे तो इससे मेरा क्या अर्थ है वो समझने की कोशिश करना। तो इसमें केमिकल काइनेटिक्स का सीधे सीधे मतलब बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो थर्मोडाइनमिक्स होती है, जो कि आप पहले से पढ़ चुके हो, जो केमिकल थर्मोडाइनमिक्स होती है जो कि आपने 11वीं में पढ़ी, उसमें आपने ये पढ़ा कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये मालूम चलता है आपको। केमिकल थर्मोडाइनमिक्स से पता चलता है फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। फिजिबिलिटी का मतलब है वेदर द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस और नॉट। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आपको फिजिबिलिटी का पता चलेगा थर्मोडाइनमिक्स से, लेकिन ये पता नहीं चलता कि रिएक्शन तेज होगी, स्लो होगी, एक दिन में होगी, 1 ईयर में होगी, कितना टाइम लगेगा। ये केमिकल थर्मोडाइनमिक्स को नहीं पता, उसे बस ये पता है रिएक्शन होगी या नहीं होगी। और वो भी कैसे पता चलता है, आपको याद होगा डेल्टा जी से मालूम चलता था। अगर डेल्टा जी की वैल्यू, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हम कहते थे कि रिएक्शन फिजिबल है। जिस भी केमिकल रिएक्शन के लिए नेगेटिव आया, आपने कहा रिएक्शन फिजिबल। अब क्या होगा कि इस वाले चैप्टर में, इस वाली यूनिट में हम यही पढ़ने वाले हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स जिन बातों का जवाब नहीं दे पाया उन बातों का जवाब यहाँ खोजने की कोशिश करेंगे। जैसे वो क्वेश्चंस क्या हैं, वो क्वेश्चंस क्या हैं जो यहाँ हमें खोजने हैं। तो देखो पहला प्रश्न ये है, द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी विल गेट आंसर फ्रॉम दिस यूनिट, इट इज हाउ फास्ट डू द केमिकल रिएक्शंस गो। हाउ फास्ट डू द केमिकल रिएक्शंस गो। कितनी फास्ट कोई केमिकल रिएक्शन होगी वो यहां से पता चलेगा। दूसरा हमें यहां से पता चलेगा हाउ कैन द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, हाउ कैन द स्पीड ऑफ द रिएक्शन चेंज। तो रिएक्शन की स्पीड कैसे चेंज होगी वो भी हमें यहीं से मालूम चलने वाला है। होगी भी या नहीं होगी, फास्ट हो सकती है क्या कोई केमिकल रिएक्शन, क्या स्लो हो सकती है, तो वो यहाँ से मालूम चलेगा। हमें ये भी पता चलेगा कि व्हाट इंटरमीडिएट स्टेप्स इसका मतलब द रिएक्टेंट्स, ये जो रिएक्टेंट्स हैं वो किस किस स्टेप को फॉलो करते जाएंगे, और द रिएक्टेंट्स फॉलो टू रीच द फाइनल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट्स, द फाइनल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट्स। इसको मैकेनिज्म भी कहते हैं। जो मैंने अभी अभी लिखा उसका दूसरा अर्थ है, मैकेनिज्म की बात मैं कर रहा हूँ, द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो इन बातों का मुझे जवाब मिलने वाला है इस चैप्टर में। एक तो ये पता चलेगा कि हाउ फास्ट कैन ए केमिकल रिएक्शन गो, दूसरा द स्पीड ऑफ द, कैन वी चेंज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। थर्ड है कि मैकेनिज्म रिएक्शन का क्या होगा। मैकेनिज्म का मतलब होता है कि रिएक्टेंट है मेरे पास और प्रोडक्ट है मेरे पास, पर इन दोनों के बीच में क्या हुआ, क्या बीच में कोई और भी लोग बने, और भी प्रोडक्ट बने, क्या उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बना, या कुछ ऐसा है कि सीधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें, इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब मुझे मिलने वाले हैं इस चैप्टर में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या, डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। आप कहोगे द ब्रांच ऑफ
इसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अभी तक जो हमने 4 चैप्टर्स पढ़े, ये 4 चैप्टर है, तो वो सब फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the rate at which the chemical reactions occur। तो मुझे फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहा हूँ मैं अभी, जो ये बताएगी कि जो रेट है जिस पे कोई केमिकल रिएक्शन होती है उससे डील करने वाला है ये चैप्टर। उससे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। सिर्फ यही नहीं, हम मैकेनिज्म भी बताएंगे। द मैकेनिज्म बाय विच the chemical reaction by which the chemical takes place। तो मुझे मैकेनिज्म भी यहाँ से इसी में पता चलेगा, और साथ ही साथ एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर। कौन से फैक्टर्स? वो फैक्टर्स जैसे कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे ही आप कह सकते हो टेम्परेचर, और कह सकते हो प्रेशर, कैटलिस्ट, एटसेट्रा। ये जो फैक्टर्स हैं, इनका रिएक्शन के रेट पे क्या इन्फ्लुएंस है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ऑन द रिएक्शन रेट्स इज कॉल्ड द केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि इस चैप्टर का जो नाम है केमिकल काइनेटिक्स, उसका मतलब क्या होता है। तो हमने समझा कि जो काइनेटिक्स है ये फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जहां हम ये देखने वाले हैं कि कोई रिएक्शन कितनी फास्ट होगी। हम ये देखने वाले हैं कि उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें कौन कौन और भी इन्वॉल्व है, मतलब मैकेनिज्म। हमने ये भी देखा कि क्या कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। क्या टेम्परेचर का या प्रेशर का या कॉन्सेंट्रेशन का या कैटलिस्ट का कुछ प्रभाव पड़ता है, कुछ इन्फ्लुएंस है। तो वो भी सब हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। अब देखना कि केमिकल काइनेटिक्स तो हम समझ गए कि होती क्या है ना, चैप्टर क्या होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे इसको आगे तो आप ये देखेंगे कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस अकर एट डिफरेंट रेट्स। आपने देखा होगा जितनी केमिकल रिएक्शन को आप जानते हो, आपने देखी है अपने आसपास, वो सारी की सारी एक ही स्पीड से थोड़ी होती हैं। कुछ तो बहुत फास्ट होती हैं, कुछ बहुत स्लो होती हैं, और कुछ ठीक ठीक होती हैं, मॉडरेट होती हैं। तो इसी बेसिस पे, रिएक्शन रेट के बेसिस पे कि रिएक्शन का रेट कैसा होगा, हमने केमिकल रिएक्शंस को दे हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। सबसे पहले वेरी फास्ट, वो रिएक्शन जो बहुत फास्ट होती है, वेरी फास्ट कह सकता हूँ, या इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस। वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, ये वो रिएक्शंस हैं जो रिएक्शंस बहुत तेज़ी से होती हैं। अब जनरली जो ये रिएक्शंस होती हैं आयनिक रिएक्शंस होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं। अब ये इक्वेशन आपने, ये केमिकल रिएक्शंस आपने पहले से देखी हैं। कहाँ देखी हैं? 10th में। और एक आपको मैं लिख रहा हूँ जो कि आपने 11th में देखी, ये HCl + NaOH। आपको याद होगा पहला जो टाइट्रेशन है हमारे पास,
प्रैक्टिकल में, वो यही है HCl और NaOH वाला। तो NaCl, वहाँ पर शायद HCl की जगह हमने ऑक्जेलिक एसिड लिया था, लेकिन HCl वाला भी हम कर सकते थे। तो इस रिएक्शन में जैसे ही आपने NaCl NaOH को HCl में मिलाया, तुरंत रिएक्शन हो गई, तुरंत बिल्कुल। ऐसे ही अगर आपने देखा होगा कि लेड नाइट्रेट, ये भी 10th की रिएक्शन है। आप लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से करवाते हैं तो सीधा सीधा येलो PPT बन जाती है लेड आयोडाइड की, और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो जो मेरे साथ थे 10th में, उन्हें याद होगा कि जैसे ही मैं एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बनाता था और दूसरी टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन, और दोनों ही कलरलेस होते हैं, पर जैसे ही मैंने दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने में देर मेरे कारण होगी, केमिकल रिएक्शन के कारण नहीं। जैसे ही मैंने मिक्स किया, एज सून एज दे आर मिक्स्ड, तुरंत वहाँ पर येलो PPT आ गई, बिल्कुल बहुत जल्दी। और ये रिएक्शन होने में कितना समय लगता है? तो जनरली 10 की पावर माइनस 14 से 10 की पावर माइनस 16 सेकेंड्स लगते हैं। अब आप देख लो कितनी फास्ट है केमिकल रिएक्शन। और असल में इस तरह के रिएक्शंस का रेट मेज़र करने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो आगे मैं लिख रहा हूँ कि इट इज़ नॉट पॉसिबल या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल it is not possible to determine the rates of these reactions तो केमिकल काइनेटिक्स में हम इस वाली रिएक्शन को नहीं पढ़ेंगे। हम केमिकल काइनेटिक्स में रेट की स्टडी करने वाले हैं, पर ये रिएक्शन हमारे स्कोप से बाहर हो गई क्योंकि बहुत फास्ट है, इसके लिए हम रेट नहीं निकाल पाएंगे। फिर इसके अलावा और भी तरह की रिएक्शंस होती हैं। जैसे दूसरी तरह की जो रिएक्शन है वो है वेरी स्लो रिएक्शन। ये कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गई, पहली वाली बहुत ज़्यादा फास्ट थी, ये बहुत ज़्यादा स्लो है। पहली वाली रिएक्शन तो कुछ सेकंड्स में हो जाती है, सेकंड से भी कम में, और ये वाली रिएक्शंस वो हैं विच आर एक्सट्रीमली स्लो, और इनको इट मे टेक मंथ्स, इनमें लगभग महीने लग जाते हैं कोई मेजरेबल चेंज देखने में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, इट मे टेक मंथ, it may take months together to show any measurable change at room temperature। अगर आप रूम टेम्परेचर पे उसको छोड़ दो और आप ये देखना चाहो कि कोई मेजरेबल चेंज आया या नहीं आया, तो ऐसा ऑब्जर्वेबल मेजरेबल चेंज तो नहीं दिखाई देता, और कम से कम कुछ महीनों तक तो नहीं दिखाई देता। तो इससे मुझे ये समझ में आया ये रिएक्शन भी अपने लेवल से बाहर की है। मतलब इसके बारे में भी हम कुछ बात नहीं कर पाएंगे केमिकल काइनेटिक्स में, क्योंकि ये रिएक्शंस होती हैं बहुत स्लो, तो इनका भी काइनेटिक्स या इनका भी रेट बताना हमारे लिए मुश्किल है। तो मैं आगे लिख देता हूँ कि इट इज़ नॉट पॉसिबल अगेन, इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टू स्टडी द काइनेटिक्स of such reactions। आपको समझ में आ ही रही होंगी बातें। मैंने केमिकल काइनेटिक्स की बात की, मैंने बताया कि केमिकल काइनेटिक्स में करना क्या क्या है। फिर मैंने कहा कि क्योंकि सारी रिएक्शंस के रेट एक जैसे नहीं होते, कोई स्लो होती है, कोई फास्ट होती है, इस बेसिस पे मैंने किसी भी केमिकल रिएक्शन को 3 तरह से डिवाइड किया। पहली है वेरी फास्ट, जो कि अपने स्कोप से बाहर है, इस चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे उसको, क्योंकि इतनी फास्ट रिएक्शन के लिए कोई मेथड मेरे पास नहीं है कि मैं उसका रेट निकाल पाऊँ। दूसरी है वेरी स्लो रिएक्शन, ये उस तरह की रिएक्शन है जो बहुत स्लो होंगी
और क्योंकि बहुत स्लो है तो इनके बारे में भी मैं नहीं पढ़ने वाला इस चैप्टर में, क्योंकि इनके बारे में भी मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी क्योंकि दे आर एक्सट्रीमली स्लो। अब आपने देखा होगा जो लेड एसीटेट होता है, इसे लेड एसीटेट कहते हैं, ये एटमॉस्फेयर में जो H2S प्रेजेंट होती है ना, उससे रिएक्शन करके, ये 11th की रिएक्शन है, लेड सल्फाइड बना देता है। और लेड सल्फाइड कैसा होता है? वो होता है ब्लैक। अब लेड सल्फाइड तो है ब्लैक, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो पेंटिंग होती है, पेंटिंग जैसे अगर आपने लेड एसीटेट से पेंटिंग बनाई और पेंटिंग अपने घर में टांग दी, तो कुछ समय बाद जो एटमॉस्फेयर की H2S होगी वो उससे रिएक्ट करेगी और पेंटिंग का कलर, पेंटिंग जगह जगह पे काली हो जाएगी। तो ये जो पेंटिंग है इसका काला हो जाना ये मुमकिन हो पाया केमिकल रिएक्शन के कारण, और वो H2S की केमिकल रिएक्शन हुई। मतलब एटमॉस्फेयर में जो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसने रिएक्ट कर दिया उस पेंटिंग के कलर से, और क्या बन गया? लेड एसीटेट से लेड सल्फाइड। जो लेड वहाँ पे मौजूद था उससे बना लेड सल्फाइड, तो पेंटिंग जगह जगह पर हो गई ब्लैक। लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि रात को पेंटिंग रखी और सुबह ब्लैक हो गई या फिर कुछ देर में ब्लैक हो गई। इसको ऐसा ऑब्जर्वेबल, जो मैं अभी मेजरेबल चेंज बता रहा हूँ, इसको ऐसे होने में महीनों लग जाते हैं। और क्योंकि बहुत स्लो है फॉर्मेशन पीबीएस का, तो ये भी मेज़र करना हमारे बस की बात नहीं है। तो वेरी स्लो रिएक्शन में एक रिएक्शन मैंने लिख दी, ऐसे ही मैं आपको और रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। एक बड़ी फेमस रिएक्शन है, सबको पता है कि जब भी H2 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वाटर बन जाता है। H2 व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर। लेकिन याद रखना रूम टेम्परेचर पे, अगर ये केमिकल रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो रही है तो होगी, लेकिन ये इतनी स्लो है कि कई बार इसको कई महीने लग जाते हैं होने में। तो इसको भी, या इस तरह के रिएक्शंस को हम यहाँ ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो आप ये समझ गए होंगे कि इस तरह के रिएक्शंस के बारे में हम कोई बात नहीं करने वाले यहाँ पर। एक और बड़ा फेमस एग्जाम्पल है जिसको आप जानते ही हैं, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको पता है कि रस्टिंग होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन रस्टिंग होने में बहुत समय लगता है। आज पुल बना तो आज ही नहीं गिर जाएगा, आज ही रस्टिंग नहीं हो जाएगी, कई बार सालों लग जाते हैं उस पुल को रस्ट गेन करने में। या आपने बाईसाइकिल खरीदी या आपने बाइक खरीदी, तो बाइक में रस्टिंग ऐसे नहीं कि 4 दिन में लग गई, 5 दिन में, महीने, साल, कई साल लग जाते हैं उसमें। तो ये भी बहुत स्लो प्रोसेस है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो फिर किसके बारे में बात करेंगे? जब इसके बारे में भी नहीं करेंगे, उसके बारे में भी नहीं करेंगे, तो किसके बारे में बात करेंगे? तो हम बात करने वाले हैं मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में। ये वो रिएक्शन है जो पूरे चैप्टर में काम में आएगी। मतलब इन्हीं के रेट से मुझे मतलब है, क्योंकि मैं इन्हीं के रेट को कैलकुलेट कर सकता हूँ, ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो मॉडरेट रिएक्शंस कौन होती हैं? जो ना तो उतनी फास्ट होती हैं जितनी वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, और ना उतनी स्लो होती हैं जितनी वेरी स्लो रिएक्शंस। तो ये उन दोनों के बीच की कड़ी है, उन एक्सट्रीम केसेस के बीच का केस है। अब ये क्या है, ये आपने कहाँ देखा? तो मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ, आपने देखा ही होगा, लैब में कम से कम लिखी तो है ये। तो जो ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, ये खुद ही डिकम्पोज हो जाता है और बनाता है वाटर और साथ में ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, H2O2 है, इसके डिकम्पोजिशन से वाटर का बन जाना, ये जो प्रक्रिया है, ये जो रिएक्शन है, ये मॉडरेट रिएक्शन है, ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो। इसी तरीके से आप दूसरी रिएक्शन देखें, CH3COO C2H5, इसे ईस्टर बोलते हैं। इस ईस्टर को जब NaOH से रिएक्ट मैं करवाता हूँ, जिसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं, हाइड्रोलिसिस हो रहा है ईस्टर का, और 10th की रिएक्शन है, आपके लिए कुछ नई नहीं है। तो क्या बन जाता है? एक तो सोडियम एसीटेट और साथ में इथाइल एल्कोहल। ये भी इसी कैटेगरी की रिएक्शन है जिसको हमें पढ़ना है। आपने ये भी इक्वेशन देखी थी, ये है केन सुगर, और इसके साथ भी वही हुआ, इसका इन्वर्जन हो रहा है केन सुगर का एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये खुद ब खुद चेंज हो गई C6H12O6 में एंड C6H12O6 में।
अब जो ये बने इनको, इनमें से एक को कहते हैं ग्लूकोज और दूसरे को कहते हैं फ्रक्टोज। ये भी केमिकल रिएक्शन उस तरह की है जो हम पढ़ने वाले हैं। अब आपने कॉमन बातें देखी होंगी, तीनों रिएक्शन में कॉमन बात यह है कि तीनों ही मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं, मतलब मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं तीनों में। तो जनरली ये जो रिएक्शंस होती है इनमें मोस्टली दीज रिएक्शंस आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, और वो हमने एग्जाम्पल से भी देख लिया। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने के पीछे दो रीज़न है हमारे। एक तो हम मैकेनिज्म का पता करेंगे, हम उन स्टेप्स का पता करेंगे जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हुआ, और दूसरा हम ये पता करेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन किन स्पेसिफाइड कंडीशंस में होती है। मतलब जो रेट है किसी भी रिएक्शन का, वो टेम्परेचर को बढ़ाने से, घटाने से, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने से कैसे चेंज होगा, इन दोनों का बेसिकली हम यहाँ पर इन दोनों के आंसर्स खोज रहे हैं। सबसे पहले देखना, जो मैं बार बार कह रहा हूँ रेट, इसका मतलब क्या है, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका क्या मतलब है। सबसे पहला टॉपिक यही दिया है सिलेबस में, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब वैसे होता क्या है जनरली, रिएक्शन को भूल जाऊं फिलहाल मैं फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम। रेट का मतलब होता है कि किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी में कुछ चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ए कोई सब्सटेंस है और 40 kg है, सपोज शुरू में 40 kg था जब टाइम 0 था, और थोड़े समय बाद ये ए बच गया 20 kg, तो इसमें चेंज हुआ, इसके अमाउंट में चेंज हुआ। और पहले टाइम था 0 और अभी सपोज 10 मिनट हो गए, तो 10 मिनट के बाद आफ्टर 10 मिनट्स इट चेंजेस फ्रॉम 40 kg टू 20 kg। तो जनरली रेट का मतलब क्या होता है, मैं रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल रेट बता रहा हूँ। इसका मतलब होता है कि कितना चेंज हुआ, इतना हुआ उसकी अमाउंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने देखा 10 मिनट में चेंज कितना है, टाइम 10 मिनट, और कितना चेंज हो रहा है प्रोडक्ट की अमाउंट में 40 से 20। तो जो यहाँ से आंसर आएगा ना, जो यहाँ से 20/10 मतलब 2 आ रहा है, उसको मैं कहता हूँ रेट है वो इसका, इसके अमाउंट का। बिल्कुल वैसे ही आपने अगर रिएक्शन का रेट बताना है तो इसका मतलब आप कहोगे कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि पहले उसकी स्पीड इतनी थी बाद में इतनी हो गई, और ऐसा होने में सपोज अगेन 10 मिनट्स टुक प्लेस, तो मैं ये कहूँगा, ऊपर में रखूँगा जितना स्पीड में चेंज हुआ और डिनोमिनेटर में मैं रख दूँगा चेंज इन टाइम। तो अगर आपको रेट बताना हो तो आप कैसे कहते हो, जैसे सपोज कोई व्हीकल है, सपोज ये कार है, ठीक है भाई, ये कार है, और इस कार को सपोज इसको जाना है देहरादून, और इसने 55 किलोमीटर्स कवर किए, ठीक है, मतलब यहाँ से देहरादून चली गई तो 55 किलोमीटर्स, और टोटल जो इसको टाइम लगा सपोज वो 11 मिनट लगे। और आपसे मैंने पूछ लिया कि भाई ये बताओ कि इसकी स्पीड, या यूँ कहूँ कि रेट क्या होगा, तो आप क्या करते हो जनरली, आप कहते हो कि रेट इक्वल्स टू कितना चेंज हुआ, पहले 0 स्पीड से चल रही थी, फिर 55 से, तो 55 चेंज हुआ, 55 किलोमीटर इसने ट्रैवल किए, और कितने टाइम में, पहले 0 टाइम था, फिर 11 मतलब 11 मिनट में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी स्पीड बताओ, रेट बताओ, तो आप रेट बताते हुए कहते हो 55/11 मतलब 5 किलोमीटर पर मिनट। ये जो है 5 किलोमीटर पर मिनट को देखकर ऐसा लग रहा है कि लगातार ये 5 मिनट पर किलोमीटर की स्पीड से चलता रहा, पर आपको पता है ऐसा नहीं होता। यहाँ से देहरादून जाते हुए आप एक ही स्पीड से नहीं चल पाओगे। 5 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से लगातार आप देहरादून तक आपने स्टार्ट करी, और जैसे ही 5 किलोमीटर पर सेकंड की पर मिनट की स्पीड हो गई, आखिरी तक वही रही। पर ऐसा नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ रोड, ये ड्राइवर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है आगे ट्रैफिक होता है, रोड की जो ट्रैफिक की डेंसिटी है उस पर डिपेंड कर रहा है।
इस पे डिपेंड कर रहा है मौसम कैसा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है कि रोड कैसी है। कहीं पे ब्रेकर आ जाता है, स्पीड ब्रेकर, तो उसी स्पीड पे थोड़ी रखोगे। कहीं पे आगे ट्रैफिक है, कार है, तो ऐसे ही थोड़ी चलते रहोगे, स्पीड भी तो कम करोगे। कहीं पे 7 मोड़ है तो वहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा। इससे मुझे समझ में आया कि ये जो स्पीड है ये भले ही बता रही है कि 5 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से गया, पर ऐसा हर वक्त नहीं हुआ। तो ये कौन सी स्पीड है? तो इस स्पीड को हम लोग कहते हैं एवरेज। आपको मालूम होगा इस स्पीड को हमने नाम दिया एवरेज स्पीड या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये एवरेज बता रहा है। और अगर आप हर किसी मोमेंट पे आप स्पीडोमीटर में देखो तो वहाँ स्पीड ये नहीं आ रही 5 किलोमीटर पर मिनट, कभी वहाँ पर 10 भी आ रही है, कभी 20 भी आ रही है, कभी हो सकता है 40 भी आ रही हो, तो चेंज आ रही है। तो जैसे ही आपने उस ओडोमीटर में या स्पीडोमीटर में देखा तो आपने देखा कि हर वक्त स्पीड स्पीडोमीटर में चेंज आ रही है। इसका मतलब वो जो स्पीड आपको उस समय दिख रही है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वो उस क्षण की, उस पल की स्पीड है, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप मेरी बात समझे होंगे। 2 तरह के रेट हैं। एक रेट वो जो पूरी जर्नी के लिए आपने कैलकुलेट किया जो कि एवरेज बता रहा था, और एक वो जो आप बार बार देख रहे हो मीटर में और बार बार देख के पता चल रहा है आपको, अच्छा मैं 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से या मिनट की स्पीड से चल रहा हूँ, या मैं 40 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहा हूँ। तो ये जो मैं आप बोल रहा हूँ ये इंस्टेंटेनियस है, हर पल की जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस। अब हम इनके फॉर्मूले पढ़ते हैं कि इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होगा और एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखना, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस के लिए, तो इंस्टेंटेनियस जो रेट होगी किसी भी रिएक्शन की, उसे पहले तो आप डिफाइन कैसे करोगे? तो आप कहोगे इंस्टेंटेनियस को द रेट मेजर्ड फॉर एन infinite small time interval is called instantaneous rate। इसका मतलब कि अगर आप रेट को किसी भी मोमेंट पे देख रहे हो तो वो तो है इंस्टेंटेनियस रेट। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला आप ऐसे लिख दोगे। पहले चलो एवरेज की डेफिनेशन देखते हैं फिर फॉर्मूला देखते हैं। तो पहले देखेंगे एवरेज की डेफिनेशन। तो जो एवरेज रेट होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? द रेट मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल। जैसे इससे पहले मैंने 11 मिनट में देखा था, ऐसे ही आप 10 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 आवर ऐसे में देख सकते हो। द रेट मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल is called average rate। तो आप समझ गए होंगे एवरेज रेट क्या होता है, आपको पता चला होगा इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या है। तो एवरेज किसी का भी कैलकुलेट करना हो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन ऐसे हो रही है A to B, ए यहाँ पे रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, कोई केमिकल रिएक्शन, जनरल केमिकल रिएक्शन मैंने यहाँ पर दिखाई, ए यहाँ पर रिएक्टेंट, बी है प्रोडक्ट, और यहाँ पे ए से बी के चेंज में अगर आपको एवरेज रेट निकालना हो तो देखो कैसे आप उसको लिखोगे। तो आप कहोगे कि कितना चेंज हो रहा है। अच्छा ये भी याद रखना कि समय के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करती जाती है। जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ साथ कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ साथ बढ़ती जाएगी। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर आपने गाड़ी में पेट्रोल भराया और गाड़ी चलानी शुरू करी तो किलोमीटर्स बढ़ते जाएंगे,
लेकिन पेट्रोल कम होता जाएगा। तो किलोमीटर बड़ी इसलिए रहे क्योंकि पेट्रोल कम हो रहा है। पेट्रोल कम हो रहा है इसका मतलब किलोमीटर बढ़ रहे हैं, वो पेट्रोल वहीं तो खर्च हो रहा है गाड़ी को चलाने में। तो आप समझ गए होंगे रिएक्टेंट समय के साथ साथ उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो आप दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहले मैंने लिखा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये जो डिक्रीज हुई कॉन्सेंट्रेशन, इसको होने में कितना टाइम लगा, ये तो रिएक्टेंट के टर्म्स में कहा मैंने क्योंकि ए तो यहाँ पर रिएक्टेंट था। या आप कह सकते हो प्रोडक्ट के टर्म्स में इंक्रीज, क्योंकि प्रोडक्ट तो इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने के साथ साथ, और वो भी कितने में बढ़ी है, कितने टाइम टेकन, टाइम कितना लिया उसने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ने में, उसे हम कहते हैं एवरेज रेट। अब अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन कर दूं, देखना, अगर मैं इसको फॉर्मूले फॉर्म में लिख दूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए के टर्म्स में लिख रहा हूं। पहले ए के टर्म्स में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा ए क्या है, डेल्टा ए है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हुआ ए के, और मैंने साथ में माइनस साइन लिख दिया। इक्वल्स टू मैं लिख रहा हूँ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब सपोज पहले टाइम T1 था, बाद में T2 हो गया, तो डेल्टा टी का मतलब है T2 माइनस T1। और डेल्टा ए का मतलब है कि अगर पहले कॉन्सेंट्रेशन A1 थी, बाद में A2 हो गई, तो डेल्टा ए का मतलब है कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है, तो A2 माइनस A1। तो बाद में कॉन्सेंट्रेशन A2 है, शुरू में A1 है। और आपको पता है बाद की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की तो कम हो जाती है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन धीमे धीमे कम होती जाती है जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती जाती है। इसका मतलब A2 की वैल्यू, जो A2 है इसकी वैल्यू A1 के मुकाबले होगी कम, और इसका मतलब A2 में से A1 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा माइनस में। यही यहाँ पर इसीलिए माइनस साइन लगाया हुआ है। आप बी में देखोगे डेल्टा बी लिखा है, वहाँ माइनस नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जो बी है वो तो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ता जाता है। मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कि मैंने नेगेटिव साइन क्यों लगाया, तो आप वो देख लो, नोट करके आप लिखेंगे नेगेटिव साइन का कारण। आप कहेंगे नेगेटिव साइन प्लेस्ड before a reaction rate symbol signifies, क्या सिग्निफाई कर रहा है, ए डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। और किसकी कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज हो रहा है, ऑफ द रिएक्टेंट। और विद इंक्रीज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन उसकी कम होती जाएगी रिएक्टेंट की। और पॉजिटिव साइन क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज। ये हमको ध्यान में रखना है। अब इंस्टेंटेनियस की तरफ आते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या, कि बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए। इसका मतलब अभी मैंने घड़ी देख ली, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा मैंने घड़ी देख ली, तो जब मैंने घड़ी देखी, जब मैंने मीटर को देखा, स्पीडोमीटर को, उस समय जो स्पीड आई वो इंस्टेंटेनियस। तो उस कंडीशन में जो टाइम इंटरवल है वो बहुत कम है। इसका मतलब वहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम है, जीरो के करीब है। तो आप देखना डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा
टी माइनस में, अगर यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाए, मतलब डेल्टा टी ना जीरो हो जाए, डेल्टा टी क्या है, टी टू माइनस टी वन, तो टी टू और टी वन के बीच में, टाइम इंटरवल के बीच में कोई इंटरवल ही ना हो, बहुत कम हो, जैसे मैंने अभी देखा, तुरंत देखा, तो अभी बज रहे हैं सपोज 1 बज रहे हैं और तुरंत मैंने 1 बज के 1 सेकंड पे देख लिया दोबारा टाइम, तो बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा ना। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो और आपने उसको देखा 1 पीएम पे और फिर आपने तुरंत 1.05 पीएम पे देख लिया, तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने जो टाइम इंटरवल लिया वो बहुत कम है। तो इसका मतलब डेल्टा टी मतलब टी टू माइनस टी वन बहुत कम है, तो डेल्टा टी जीरो के इक्वल है। उस कंडीशन में हम इसको कैसे लिखते हैं देखना, उस कंडीशन में हम इसको लिखते हैं डी ए अपॉन डी टी। एक बात और याद रखना, जहाँ जहाँ पे इसको चेंज कर लेना, जहाँ जहाँ पे अभी मैंने डेल्टा ए लिखा था वहाँ वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का ब्रैकेट भी ऐसे लगा लेना, क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। सॉरी, टी पे मत लगाना, क्योंकि टी की नहीं है कॉन्सेंट्रेशन, ए की है। आपने देखा जहाँ जहाँ पर वो ए था वहाँ वहाँ पे, या बी था वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का ब्रैकेट हम ऐसे करके वहाँ पर लगा रहे हैं। इस ब्रैकेट का मतलब होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का, कि कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर इन्वॉल्व, और कॉन्सेंट्रेशन कौन सी वाली, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इसको पढ़ते भी ऐसे ही हैं कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो आपने देखा जो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी क्या बन गया, डी ए अपॉन डी टी विद माइनस साइन, क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जो अब मैंने लिखा जिस तरीके से, वो है इंस्टेंटेनियस। आपको बात समझ में आई होगी कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस में फ़र्क सिर्फ टाइम का है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल में आपने रेट निकाला तो वो एवरेज है, और अगर आपने बहुत कम इंटरवल में टाइम में अगर आप रेट वो कॉन्सेंट्रेशन देखते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो अब इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आया होगा, आप समझ गए होंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन के बेसिस पे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब अप्लाई करोगे उन फॉर्मूले को तो आपको पता चलेगा कि एवरेज में और इंस्टेंटेनियस में फर्क क्या है। मतलब क्योंकि टाइम इंटरवल तो वैसे दोनों भी, में बहुत ही कम होता है। हाँ बोलो। और सर वो ये जो ये ना वेरी फास्ट वाला, हाँ, सर मतलब इनमें इंटरस्टेंशिएशन, मतलब इसमें अंतर क्या है सर, मतलब क्योंकि टाइम इंटरवल तो दोनों में बहुत ही कम होता है। कहाँ कम और होता है? देखो, आप यहाँ से देहरादून गए तो देहरादून में टाइम इंटरवल कम होता है क्या? जैसे घर पे 10 बज रहे थे जब आप निकले, और जब वहाँ पहुँचे तो कब पहुँच गए थे? 10 बज के 1 सेकंड पे नो, नहीं पहुँचे ना, आप 11 बजे पहुँचे, तो टाइम इंटरवल कम थोड़ी है। और आपकी जो गाड़ी है, आप देखो 10 बजे चलना शुरू किया, 10 बज के 55 मिनट पे या 11 बजे आप पहुँच गए देहरादून, तो इतना टाइम इंटरवल लगा। अब गाड़ी की स्पीड पहले 0 किलोमीटर पर आवर थी जिस गाड़ी में आप गए, और फिर वो फाइनली सपोज़ 55 किलोमीटर पर आवर हो गई, या यूँ कहूँ कि पहले उसने 0 डिस्टेंस ट्रैवल की और फिर उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल की वो 55 किलोमीटर ट्रैवल कर दी। सपोज़ यहाँ से देहरादून 55 किलोमीटर है, तो जब आप उसका रेट निकालोगे, स्पीड निकालोगे, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो 55 रख रहे हो आप, और टाइम रख रहे हो जो भी यहाँ पर लगा, 1 लगा तो 1 आवर आपने रख दिया। तो ये जो है 1 आवर का अंतराल है, यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है 1 आवर है। तो जो स्पीड निकली ये थोड़ी नो सर, कोई इंस्टेंटेनियस है, ये 55 किलोमीटर पर आवर आ रही है। तो आपको क्या लगता है, गाड़ी ने 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता रहा क्या, और स्पना तक या आईएसबीटी तक? यस और नो? नो सर। तो ये एवरेज रेट है। ये जो बता रहा है, ये पूरी एंटायर जर्नी के लिए बता रहा है 1 आवर में कितना चला वो, कितने डिस्टेंस। लेकिन अगर ऐसा हो तो कि आप ना आगे वाली सीट पे ही बैठे हैं, ड्राइवर के बगल पे ही बैठे हैं, और आप बार बार उसमें झांक रहे हो मीटर में, तो आपको हर वक्त 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नहीं आएगी ना उसमें। कभी वो 5 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा होगा, कभी वो 100 भी दिखा रहा होगा, कभी वो 60 दिखा रहा होगा। इसका मतलब कभी बढ़ रही है स्पीड, कभी कम हो रही है। तो यस जब सर, आप देख रहे हो, जब आपकी आंखें उस मीटर में देख रही हैं, और वो मीटर जो बता रहा है वो झूठ थोड़ी बता रहा है, वो भी स्पीड है, पर वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। कुछ पता चला? यस सर।
तो वो इंस्टेंटेनियस है क्योंकि वो उस इंस्टेंट पे आपने देखी, लेकिन जो पूरी जर्नी के लिए आई वो असल में एवरेज है, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है हर वक्त एक ही स्पीड से कोई नहीं चल ये सब पता सकता, चल गया। वो भी देहरादून वाली रोड पे जहाँ ट्रैफिक भी होगा, बाकी और चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल हैं जो मैंने पहले भी बात की। पता चला ना पक्का? ये सब पता चल गया। तो एक न्यूमेरिकल देखिए और उससे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। तो न्यूमेरिकल देखना क्या है, न्यूमेरिकल है इन ए रिएक्शन आगे लिखा है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट कैपिटल ए है वो रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम (0.200 मोल पर लीटर। ये रेट की ना यूनिट होती है, आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट है, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसमें टाइम भी आ जाएगा तो फिर ये रेट की यूनिट बन जाएगी, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। इतने से कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, 0.150 मोल पर लीटर। तो आप देख रहे होंगे कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, पहले 0.2 थी, अभी 0.15 हो गई मोल पर लीटर में। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिखी है ये कैपिटल ए की है, और कितने टाइम में हो रही है, इन 10 मिनट्स। आगे है व्हाट इज द एवरेज रेट, what is the average rate of the reaction what is the average rate of reaction during this time interval। अब इसको सॉल्व करना शुरू करना और फिर पर लीटर मिनट कह दो, एक ही बात होती है। तो देखो ये कॉन्सेंट्रेशन और ये टाइम। अब डेल्टा ए का मतलब क्या है कि बाद की कॉन्सेंट्रेशन मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो बाद की तो 0.150 है और इनिशियल कितनी थी 0.200। जब आपने इसको, और नीचे जो टाइम इंटरवल था वो था 10 मिनट्स, तो पहले 0 रहा होगा बाद में 10 हो गया होगा, तो टाइम भी होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपने देखा कि ऊपर यहाँ पर क्या आया इस फॉर्मूले में, यहाँ से जो ऊपर आ रहा है, जो न्यूमरेटर में आ रहा है वो आ जाएगा माइनस का, और माइनस कितना 0.050, और डिनोमिनेटर में कितना 10, तो ऊपर माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो ये याद रखना कि प्लस में आ रहा है आंसर, और 10 से डिवाइड अगर मैं इसको करूँगा तो 0.10 और आ जाएगा, 005 मोल पर लीटर पर मिनट। कोई ऐसा हो जिसको ये क्वेश्चन नहीं आया हो तो पूछ लो। सबको आ गया, गुड। अब आगे देखना, अब आगे देखें इसमें कि ये यूनिट कैसे लिखी मैंने, यूनिट समझना, यही तो था एवरेज रेट। तो ऊपर जो है वो तो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट तो मोल पर लीटर होती है, और नीचे जो है वो डेल्टा टी है, मतलब टाइम ना, तो टाइम की होती है मिनट, सेकंड, आवर, ईयर, कुछ भी। तो फिलहाल मिनट दिए तो मैंने मिनट लिख दिया। उसके बाद ऊपर जो था वो तो रहेगा ही मोल पर लीटर, नीचे जो मिनट था वो ऊपर जाएगा तो मिनट इन्वर्स हो जाएगा। तो याद रखना मोल पर लीटर और सेकंड या टाइम इन्वर्स हो जाएगा, जो यूनिट होगी वो एवरेज रेट की या किसी भी रेट की वो हर बार ऐसे आ जाएगी। अब इसी तरीके से मैं आपको कल इस पे कोई असाइनमेंट दूंगा, लेकिन आज एक असाइनमेंट दूंगा उससे रिलेटेड जो पिछला चैप्टर चला गया, तो आप उस पर क्वेश्चन करके देखना। अब एक और अलग चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि किसी भी रिएक्शन के रेट को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। एक्सप्रेस कैसे करोगे ध्यान से देखना। जैसे मैं कोई इक्वेशन लेके चलता हूँ,
जनरल इक्वेशन, जैसे कोई इक्वेशन है कैपिटल A प्लस कैपिटल B गिव्स टू कैपिटल C, तो आप इसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं? आप कहते हैं, इंस्टेंटेनियस के बारे में बता रहा हूँ, dA अपॉन dt, B का क्या लिखोगे dB अपॉन dt, माइनस में, रिएक्टेंट की माइनस में होते हैं, आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन, और ये dC अपॉन dt। अब इनको हम ना इक्वल लिखते हैं, याद रखना इक्वल लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपको कहा था कि किसी भी रिएक्शन की रेट या तो आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म्स में कह दो या आप प्रोडक्ट के टर्म्स में कह दो, या आपकी चॉइस है। मतलब आप ये कह सकते हो द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए या बी। डिसअपियरेंस को यहाँ पे माइनस साइन शो कर रहा है, माइनस का मतलब डिसअपियरेंस। या आप कहते हो रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी, क्योंकि जाहिर सी बात है ए अगर 5 मोल पर लीटर कम हो रहा है तो सी कितना बनेगा? 5 मोल पर लीटर ही बनेगा। अगर बी 5 मोल पर लीटर कम हो रहा है तो सी 5 मोल पर लीटर बनेगा। तो सी कितना बनेगा इस पे डिपेंड करेगा कि कितना ए या बी कम हो रहा है, मतलब वो कितना डिसअपियर हो रहा है। अब अगर केमिकल रिएक्शन ऐसे ना लिखी हो बल्कि ऐसे लिखी हो, आप इसे साथ साथ नोट भी करते रहना, काम आएगा ये। अगर ऐसे लिखी हो 2A प्लस 3B गिव्स टू 2C, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे रेट इक्वल्स टू, ये तो वही लिखना ही है, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, ऐसे ही डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी। पर क्योंकि ये इक्वल होता है रेट, तो उस कंडीशन में इक्वल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि ए का जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, जो ए का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 2 है, तो वो कहाँ आ गया? डिनोमिनेटर में। जो बी का स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या है? 3, तो वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ऐसे ही सी का जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 2 है, तो वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपने देखा जो भी आगे लिखा है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, जो भी उसको बैलेंस करने के लिए लिखा है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। ऐसा क्यों किया? तो समझ लो ऐसा क्यों किया। जब जब 2 मोल्स होंगे ए के, तब तब 2 मोल्स बनेंगे सी के। इसका मतलब ए जितना डिसअपियर होगा सी उतना ही अपियर होगा। और ये इनके रेट से भी पता चल रहा है, क्योंकि तीनों इक्वल हैं। क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना अगली लाइन में, -1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल्स टू 1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। तो आपने देखा 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जितना डिसअपियरेंस होगा, मतलब द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ कैपिटल ए मतलब रिएक्टेंट, ये इक्वल होगा रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि ए तो कम होता है, गायब होता जाता है, और बी क्या होता, सॉरी सी क्या होता है? अपीयर होता जाता है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ये मैं यहाँ पे बता रहा था। अगर आप बी और सी को देखोगे तो आप देखो, जब भी 3 मोल्स बी के होंगे तो सी के कितने बनेंगे? 2 मोल्स। जब भी बी के 1 मोल होगा, अगर 3 मोल से 2 मोल्स बन रहे हैं, अगर बी के 3 मोल से, देखो अगर बी के 3 मोल से कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 2 मोल सी। तो 1 मोल अगर बी का होगा तो कितना प्रोड्यूस होगा? सी 2/3 मोल। अब जो मैंने अभी रेट लिखा था उससे देखते हैं कि ये बात प्रूव हो रही है नहीं हो रही है। तो देखो रेट में क्या है? 1/3 और 1/2। मतलब जब मैं बी के बारे में लिखूंगा, जब मैं बी को लिखूंगा तो मैं 1/3 लिख दूंगा। तो मैं वही लिख देता हूँ, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डी टी, और ये मैंने क्या कहा कि 1/3। ऐसे ही डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय डी कॉन्सेंट्रेशन डी टी, और यहाँ पर 1/2। तो अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अगली लाइन में, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डी टी, यहाँ पे माइनस, इक्वल्स टू 3/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डी टी। और यही तो अभी मैंने थ्योरी में भी लिखा था
अगर आप देखोगे अभी अभी मैंने यही तो लिखा था कि जब जब 1 मोल बी का होगा तो तब तब मुझे सी के 2/3 मोल्स मिलेंगे सी के, और अभी बी के हिसाब से मैंने सी के निकाल दिए। अब सी के हिसाब से बी के देखते हैं, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी है वो बी की कितनी है। तो देखो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2/3, और जितना रेट है बी का, तो ये मैंने अभी थ्योरी में लिखा था कि सी की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो बी की कॉन्सेंट्रेशन का 2/3 होगी, मतलब बी के जितने मोल डिसोशिएट होंगे उसका 2/3 बनेगा जो सी होगा, वो यहाँ से पता चला। और माइनस का मतलब है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2/3 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ सी। क्या इतनी बात समझ में आई?